नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीके उज्जैन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जो कि एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होंगे। ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसे आप बीके उज्जैन यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट एमपीटेट और सीटेट के साथ ही अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों। इसके पहले मैंने पहले वीडियो में 10 प्रश्न करा दिए थे दोस्तों। तो 11वां प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। तो ए ऑप्शन दिया है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बी ऑप्शन, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी ऑप्शन, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। डी, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। और नीचे विकल्प दिए गए हैं, इनमें से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से सही विकल्प का चुनाव करना है दोस्तों। तो प्रश्न को देखते हैं। 11वें प्रश्न में खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनना है दोस्तों। तो ए, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान में भी ये पाया जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तो ये विशेषता भी खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही है दोस्तों, इसे कम जल की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो यह भी बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के बारे में। और डी ऑप्शन दोस्तों, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो दोस्तों, यह खेजड़ी वृक्ष के बारे में गलत विकल्प है दोस्तों। यह जो डी ऑप्शन की विशेषता दी गई है, यह रेगिस्तानी वृक्ष ओक के बारे में सही है दोस्तों, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो दोस्तों, 11वें प्रश्न के ऑप्शन ए, बी, सी सही है दोस्तों, डी गलत है दोस्तों। तो नीचे देखते हैं विकल्प में, पहले में दिया गया ए, सी, डी। तो डी गलत होने के कारण ये नहीं होगा। दूसरे में ए, बी, डी, यहाँ भी डी दिया है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन ए, बी और सी। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा, ए, बी और सी। खेजड़ी वृक्ष के बारे में ए, बी और सी ऑप्शन की विशेषता सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 11वें प्रश्न का तीसरा, ए, बी और सी। तो देखते हैं दोस्तों एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में एनसीईआरटी बुक में दिया गया है दोस्तों, खेजड़ी यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की छाल की दवा के काम आती है। तो दोस्तों, इस पेड़ की छाल की दवा बनाई जाती है दोस्तों। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। तो इसकी लकड़ी को दोस्तों कीड़े और दीमक भी नहीं लगती। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो इसकी खेजड़ी वृक्ष के बारे में और विशेषता दी गई है, फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो दोस्तों, 11वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन ए, बी और सी। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन बताने हैं दोस्तों, और नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो ए ऑप्शन दिया है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है। सी, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। डी, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो दोस्तों, 12वें के ऑप्शन में से नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनना है दोस्तों। तो इस प्रश्न को देखते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही विकल्प है दोस्तों, रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी ऑप्शन, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें
टहनियों से लटकती है। तो ये बी ऑप्शन रेगिस्तानी ओक के बारे में गलत है दोस्तों। इसकी जड़ें टहनियों से नहीं लटकती है दोस्तों। ये बी ऑप्शन की विशेषता बरगद के पेड़ के बारे में दी गई है दोस्तों। सी ऑप्शन, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। तो ये सी नंबर की सी ऑप्शन में जो विशेषता दी गई है ये भी रेगिस्तानी ओक के बारे में सही है दोस्तों। ऑप्शन डी, इस पेड़ के तनी में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो ये विशेषता भी रेगिस्तानी ओक के बारे में सही है दोस्तों। तो बी विकल्प गलत है, बाकी ए सी डी सही है। तो नीचे देखते हैं दोस्तों, पहले में दिया ए बी और डी, दूसरे में ए सी और डी। तो दूसरा विकल्प सही है दोस्तों, ए सी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा, 12वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, ए सी और डी। तो एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है दोस्तों उसे देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों विशेषताओं पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सीटेट और एमपीटेट में प्रश्न को घुमा घुमा के दिया जाएगा दोस्तों, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष, बरगद के वृक्ष और रेगिस्तानी ओक के बारे में कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाएगा दोस्तों। तो आपको सही फैक्ट और सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती है इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। तो दोस्तों 30 पेड़ के बराबर नीचे ज़मीन की गहराई तक इसकी जड़ें जाती है दोस्तों पानी की तलाश में। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये विशेषता दी गई है, जिसमें से ऊपर 3 विशेषता इसकी दी गई है। एक विशेषता बरगद के पेड़ के बारे में बी ऑप्शन की दी है जो गलत है दोस्तों। तो 13वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 13वां प्रश्न दोस्तों, घटपर्णी पौधा निपेंथिस के बारे में सही कथन चुनिए। तो दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से घटपर्णी पौधा के बारे में सही कथन चुनना है। 3 ऑप्शन गलत हैं, एक ऑप्शन सही है दोस्तों। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है भारत में नहीं पाया जाता। दूसरा, मेढक को कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तीसरा, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। चौथा, का मुंह छोटी छोटी कांटों से ढका होता है। तो दोस्तों 13वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है भारत में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों ये विकल्प बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत के मेघालय राज्य में ये घटपर्णी पौधा निपेंथिस पाया जाता है दोस्तों। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी निपेंथिस पौधा पाया जाता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है दोस्तों। भारत में ये नहीं पाया जाता जबकि ये भारत में पाया जाता है। तो पहला विकल्प गलत है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो निपेंथिस पौधे के बारे में ये दूसरी विशेषता सही है दोस्तों। ये पौधा मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो पहला विकल्प गलत है, दूसरा सही है दोस्तों। तीसरा देखते हैं, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। ये भी इसके बारे में गलत है दोस्तों। ये किसी भी प्रकार की कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए ध्वनियाँ नहीं निकालता दोस्तों। ये तो एक प्रकार की खुशबू निकलती है दोस्तों, जिससे उस खुशबू से कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर इस पौधे की तरफ आते हैं और पौधे में फंस जाते हैं दोस्तों।
तो ये उन्हें खा जाता है दोस्तों। चौथा है का मुंह छोटी छोटी कांटों से ढका होता है। तो चौथा विकल्प भी गलत है दोस्तों, कांटों से नहीं ढका होता दोस्तों। इस पौधे का मुंह पत्ती से ढका होता है दोस्तों। तो घटपर्णी पौधे के बारे में पहला, तीसरा और चौथा गलत है दोस्तों, तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है दोस्तों, देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये घटपर्णी पौधा है जो भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है दोस्तों। ये घड़े के आकार का होता है और इसका मुंह ऊपर पत्ती से ढका होता है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, शिकारी पौधे, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें से निफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीटेट की एग्जाम में घुमाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें सभी विशेषताएं इसकी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। पत्ती का ढक्कन लगा होता है दोस्तों, कांटों का नहीं। घड़े से खास खुशबू निकलती है, एक प्रकार की खुशबू निकलती है दोस्तों, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। तो दोस्तों 13वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दूसरा। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। तो दोस्तों नहीं पूछा है, बरगद के पेड़ की कौन सी विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। दूसरा, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। तीसरा, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती है। चौथा, जड़ें भोजन का भंडारण करती है। तो दोस्तों 4 विकल्प में से 3 सही हैं और 1 गलत है दोस्तों। तो देखते हैं 14वें नंबर के प्रश्न को। पहला, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। तो ये बिल्कुल सही विशेषता है दोस्तों बरगद के पेड़ की। जो जड़ें निकलती है खंभों की तरह उसको सहायता प्रदान करती है दोस्तों। दूसरा, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है। ये भी सही है दोस्तों, ये भी बरगद की विशेषता है। तीसरा, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तीनों 1, 2, 3 सही है दोस्तों। चौथा देखते हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये चौथा विकल्प गलत हो जाएगा दोस्तों, ये इसकी विशेषता नहीं है। बरगद का पेड़ तो आपने देखा ही होगा दोस्तों, उसकी जड़ें शाखाओं से बाहर भी लटकती है और ज़मीन के भीतर भी होती है। इसकी जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती दोस्तों, इसलिए चौथा विकल्प गलत हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा, जड़ें भोजन का भंडारण करती है। तो दोस्तों जड़ें भोजन का भंडारण नहीं करती। देखते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है दोस्तों। तो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, अरे जड़ें ऐसी भी। और सुनो एक मज़ेदार बात, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 15वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला शक्करखोरा, दूसरा कलचीड़ी, तीसरा कौवा, चौथा फाख्ता। तो दोस्तों इनमें से कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है दोस्तों।
तो जान लेते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया गया है शक्करखोरा। तो शक्करखोरा तो दोस्तों अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ बनाता है दोस्तों। और कलचीड़ी दोस्तों, कलचीड़ी अपना घोंसला सड़क के किनारे पत्थरों के बीच खाली जगह में बनाती है दोस्तों। तो ये ऊंची डाल पर न शक्करखोरा बनाता है न कलचीड़ी बनाती है। और कलचीड़ी को दोस्तों इंडियन रोबिन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इंडियन रोबिन भी यहाँ पर ऑप्शन में आ सकता है दोस्तों। ठीक है। तीसरा कौवा, तो कौवे के बारे में ये विशेषता दी गई है दोस्तों। इन चारों में से कौवा ही है जो ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और चौथा दिया है फाख्ता। फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में बनाता है दोस्तों। कैक्टस के जो कांटे होते हैं उनके बीच में बनाता है दोस्तों, या मेहंदी की जो मेड़ बनी रहती है उसमें बनाता है दोस्तों। तो चारों विकल्प के बारे में अपन ने देख लिया दोस्तों। तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा कौवा। एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कौवा है, ये कोयल है और ये बसंत गोरी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बसंत गोरी वाले नीचे वाले चैप्टर में, कौवा पेड़ की नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है दोस्तों, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कौवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। तो दोस्तों कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। तो कौवा जो घोंसला बनाता है उसमें दोस्तों लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार का भी उपयोग करता है दोस्तों। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है दोस्तों। तो यह पक्षी कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। पहला शक्करखोरा, दूसरा कलचीड़ी, तीसरा बसंत गोरी और चौथा कोयल। तो दोस्तों कौवे के घोंसले में कौन सा पक्षी अंडे देता है दोस्तों? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शक्करखोरा। इसके बारे में अपन अभी जान चुके हैं 15वें नंबर के प्रश्न में। कलचीड़ी के बारे में भी अपन ने जान लिया है। तो दोस्तों बसंत गोरी के बारे में, जो गर्मियों में टुक टुक करती है दोस्तों, और ये पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है दोस्तों। बसंत गोरी जो है पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन है कोयल। तो ये जो ऊपर दी गई विशेषता दोस्तों कोयल के बारे में है। कोयल ही ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों चौथा ऑप्शन कोयल। एनसीईआरटी बुक में देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। कोयल, ये कोयल है दोस्तों। तुम जानते ही हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है, वह कोए के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो दोस्तों पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद नहीं है दोस्तों? ऑप्शन दिया गया है डीजल, मोम, ग्रीस, कोयला। तो 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ विकल्पों में डीजल, मोम, ग्रीस ये पेट्रोलियम पदार्थ से ही प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा भी केरोसिन, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन और खाना पकाने की गैस एलपीजी भी पेट्रोलियम पदार्थ से ही प्राप्त की जाती है।
इस पेट्रोलियम पदार्थ को हम कच्चे तेल के रूप में बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से ज़मीन से निकालते हैं और फिर मशीनों के माध्यम से ही इन्हें अलग अलग रूप में प्राप्त किया जाता है दोस्तों। इसलिए इसका उत्तर चौथा हो जाएगा दोस्तों। चौथा विकल्प कोयला हो जाएगा दोस्तों। कोयला इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो कि पेट्रोलियम पदार्थ से नहीं प्राप्त किया जाता। कोयला चट्टानों के रूप में खानों से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो गया है कोयला। एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है। जमीन से खजाना। यहाँ पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। दोस्तों, ये विशेषता बहुत बार पूछी जाती है कि जो कच्चा तेल है उसका रंग कैसा रहता है। गाढ़ा बदबूदार होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें खुली घुली मिली और छिपी होती हुई है बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है, इसी से तेल हमें मिलता है। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, जानते हो एलपीजी खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये सभी पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होता है दोस्तों, जो कि कई वर्षों तक ज़मीन के नीचे कुछ सड़े गले जानवर या कई प्रकार के पत्तों के अवशेष ज़मीन में जो जम जाते हैं, उससे कई लाखों वर्षों बाद ये चीज़ें हमें प्राप्त होती है दोस्तों। तो इनका उपयोग बिल्कुल ही सीमित और व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां प्रश्न है, किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु वल्लम छोटी नाव का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों, वल्लम छोटी नाव का उपयोग किस राज्य में किया जाता है दोस्तों नदी पार करने हेतु? ऑप्शन कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल। केरल में ही वल्लम छोटी नाव का उपयोग किया जाता है, जहाँ पर बच्चे स्कूल जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी ई बुक में दिया गया है वल्लम। ये रही दोस्तों छोटी नाव दिखाई दी गई है चित्र में, आपको छोटी नाव दिख रही होगी, जो कि केरल में जिसे वल्लम कहा जाता है। लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है दोस्तों। तो देखते हैं, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वल्लम छोटी नाव केरल में उपयोग किया जाता है दोस्तों। 19वां प्रश्न है दोस्तों, 19वां प्रश्न है आपके सामने, अबू धाबी के विषय में सही विकल्पों का सही कथन चुनिए। ए ऑप्शन है, यह रेगिस्तानी इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और डी ऑप्शन, अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। तो अबू धाबी के विषय में, अबू धाबी दोस्तों यूएई की कैपिटल है दोस्तों, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है दोस्तों। तो यूएई के बारे में, अबू धाबी उसका एक शहर है, उसके बारे में विशेषता पूछी है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं, पहला ए, यह रेगिस्तानी इलाके में है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यह रेगिस्तानी इलाके में है। दूसरा बी, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ये भी बात सही है दोस्तों। वहाँ की ज़मीन के नीचे दोस्तों पेट्रोल होता है, इसलिए वहाँ पे पानी की बहुत ही किल्लत है दोस्तों। तो वहाँ पर पानी पेट्रोल से महंगा होता है दोस्तों। तीसरा सी, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। तो दोस्तों यहाँ पर अरबी भाषा बोली जाती है, ये भी विकल्प सही है दोस्तों। चौथा ऑप्शन है डी, अबू धाबी की मुद्रा को दिनार कहते हैं। तो दोस्तों
ये डी ऑप्शन गलत है यहाँ पर दोस्तों। यूएई अबू धाबी की मुद्रा दोस्तों दिनार नहीं दिरहम है। दिनार तो दोस्तों और भी कई बहुत सारे देशों में दिनार का उपयोग किया जाता है, उसमें से कुवैत की भी मुद्रा दिनार है दोस्तों। तो अबू धाबी की मुद्रा दिनार नहीं है दोस्तों, इसकी अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है दोस्तों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 19वें प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे ए, बी और सी। तो दोस्तों पहले ही विकल्प में आपको ए, बी और सी दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों पहला वाला ए, बी और सी। तो देखते हैं दोस्तों नीचे क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी फैक्ट में। कितने सुंदर तोहफे और फोटो। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी के पार्ट का एक भाग है जिसमें ये लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अपन से पूछा गया है अबू धाबी की मुद्रा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये अबू धाबी की मुद्रा दी गई है दोस्तों। यहाँ की मुद्रा है दिरहम। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पर अरबी भाषा बोली जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे दोस्तों वहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। मतलब पेट्रोल पानी से सस्ता है, मतलब पानी पेट्रोल से महंगा है दोस्तों। तो यहाँ पर नीचे फैक्ट में दिया गया है दोस्तों ये तीनों विकल्प यहाँ पे ए, बी और सी सही है। तो 19वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला ए, बी और सी। 20वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। तो दोस्तों अभी अभी ऊपर जिक्र हुआ था 19वें प्रश्न में दोस्तों। तो यहाँ पर रेत के टीले कहा जाता है, रेत के पहाड़ किस शहर में पाए जाते हैं दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है काबुल, दूसरा अबू धाबी, तीसरा बर्लिन और चौथा थिम्पू। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं काबुल, यह अफ़गानिस्तान की राजधानी है दोस्तों। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन उत्तर नहीं होगा दोस्तों। दूसरा अबू धाबी, तो अबू धाबी के विषय में ही ये विशेषता लिखी गई है दोस्तों। यहाँ पे अबू धाबी में ही रेत के पहाड़ होते हैं दोस्तों जिन्हें रेत का टीला कहा जाता है। और दोस्तों तीसरा बर्लिन के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है दोस्तों, कैपिटल ऑफ जर्मनी। और चौथा थिम्पू दोस्तों अपने पड़ोसी देश भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी थिम्पू है दोस्तों, जो कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सिक्किम के पास पड़ता है ये दोस्तों। भूटान देश उसकी राजधानी है थिम्पू। तो 20वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूसरा विकल्प अबू धाबी। तो नीचे देखते हैं दोस्तों एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। एनसीईआरटी बुक में दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है नीचे दोस्तों। यहाँ पर मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी, मालू बोल पड़ी। ये देखिए दोस्तों ये अबू धाबी दिया गया है यहाँ पे। ये अबू धाबी के रेत के पहाड़ भी आपको दिखाए गए हैं। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों इन्हें रेत के टीले भी कहते हैं। ठीक है। तो रेत के पहाड़ों को रेत के टीले कहा जाता है दोस्तों। तो ये क्षेत्र है यूएई का अबू धाबी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगला वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।